हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में और ज़्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है, एक एक दिन करके बीत रहा है। तो क्या आप लोग अपने तैयारी को बूस्ट कर रहे हो कि नहीं? कमेंट में जरूर बोलेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के सारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। तो उसी का क्वेश्चन आज लेकर आए जो आप लोग एग्जाम के लिए, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग उसमें भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें काफी सारे आंसर आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो चलिए एक तरह से बहुत सारे विद्यार्थियों का रिवीजन हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो फिर आप लोग अगर मिस कर दे तो फिर मतलब क्या, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप देख लीजिए। देखिए पहला सवाल क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने इसको बहुत बार आप लोग कराया है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं मारिएगा, मीटर पर सेकंड है। तो ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन भी रहेगा। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे, अरे भाई 3.3 × 10⁸ है, मारो इसको। तो सेंटीमीटर पर सेकंड देखे नहीं, जानबूझ के गलत हो गया। तो ये अच्छे से देख लेना एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो समतल दर्पण देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो लेकिन दोनों को पढ़ लीजिए। आप लोग ऑब्जेक्टिव है चाहे सब्जेक्टिव, काम तो आने ही वाला है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है वो एक होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया जी, अच्छे से कर लीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा, मिट्टी कभी भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा और एग्जाम में आ सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग मॉडल पेपर में भी वाला नहीं था, तो हो सकता है एग्जाम में दे दे। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो और फोकस दूरी f हो तो रिलेशन क्या होता है? आप लोग हम बहुत बार बताएं कि f इक्वल टू क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, f इक्वल टू r/2 होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर r इक्वल टू 2f भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोग कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज हो जाइएगा तो फिर थोड़ा सा अभाव में, जानकारी के अभाव में आपका गलती हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और एग्जाम का प्रिपरेशन और भी बेटर तरीके से करने के लिए। वो कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है? वो दोस्तों उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? छोटा इमेज बनाता है और सीधा और काल्पनिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा? उस लेंस की क्षमता क्या है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है? तो 1 मीटर अगर फोकस दूरी होगा तो हम लोग का उसका क्षमता भी 1 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है 1/f। 1/f इक्वल टू 1/1, मतलब 1 डायोप्टर। चूंकि हम मीटर में है इसलिए, सेंटीमीटर में होता तो पहले हम उसको मीटर में चेंज कर देते। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर देखिए क्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, मतलब अच्छी तरह से आप देख पाए वो निम्नतम दूरी कितना है, जहां तक आप लोग, मतलब जहां से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं उतना दूरी पर रखने पे। तो ये दोस्तों होता है 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्योंकि प्रिंटिंग में मुझे गलत लग रहा है, तो 25 सेंटीमीटर हमको यही वाला दिख रहा है, इसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन बी भी 25 टाइप पे लग रहा है, लेकिन शायद पॉइंट होता जो भी है, पॉइंट शायद होता 2.5 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या कारण है? तो ये समंजन क्षमता कहते हैं दोस्तों, जिसके कारण मानव नेत्र कहीं भी दूर रखी वस्तुओं की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विभवांतर मापने के यंत्र को कहते हैं, आप लोगों का सेकंड टर्म का क्वेश्चन में था। ये हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर। विभवांतर किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। और अगला सवाल 10 नंबर, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो भैया बहुत आसान है, कूलम इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर क्या देख लीजिए कि जूल पर कूलम निम्न में से किसके बराबर? देखिए जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम मतलब कार्य बटे ऊर्जा। तो ये किसका है? ओम का, वोल्ट का, एम्पियर की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जूल पर कूलम को याद रख लीजिए। जूल पर कूलम दोस्तों जो होता है उसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन याद रख लीजिएगा, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का देखिए क्या है। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया? हम लोग जानते हैं दोस्तों वर्क इक्वल टू होता है V × Q। ठीक है, VQ। तो V कितना है?
भी कितना है, भी हम लोग का दे दिया है 12 वोल्ट, और क्यू कितना है तो 2 कूलम, तो 12 दूनी की जगह 24, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 24 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सब कुछ निर्भर हो जाएगा। क्या? R इक्वल टू रो एल बाई ए, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। तो किस पर निर्भर करता है? देखिए एरिया पर, लेंथ पर, और चालक की जो प्रकृति है उसका, मतलब सोना का है, चांदी का है, भैया सोना चांदी का तार कौन लगाता है अभी, ठीक है, जो भी हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का तो होगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपका, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो लंबाई पर भी करता है, मोटाई क्या है उसका, एरिया जो है, मोटाई तार का मोटाई, उस पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, रो है पदार्थ की प्रकृति, तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिक्रिया C+O2 गिव्स CO2 प्लस ऊर्जा। भैया जब भी आपको ऊर्जा देता है मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी है, तो मार दीजिए। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सूर्य प्रकाश में वियोजित हो सकता है? इस सवाल को घुमाया है, ये वाला सवाल आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले आप लोग को दिया था एक चित्र की सहायता से दिया था मॉडल भर में, तो आप लोग वहां देखे थे कि सिल्वर क्लोराइड दोस्तों जो था वो विघटित हो रहा था सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाए 15 का सी। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया यहाँ पर, तो आप लोग नहीं घूम जाइएगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो चिप्स आप लोग खाते हैं कुरकुरे लेज, उनके पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो भैया जी वो आप लोग का नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? देखिए संक्षारण के कारण जो चांदी पर रंग चढ़ जाता है वो कौन सा कलर का होता है वो पूछा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए काला। जी हाँ दोस्तों, संक्षारण के कारण चांदी पर काली परत चढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे जब चांदी की चीजें बहुत देर तक आप रख देते हैं, बहुत दिनों तक या पहनते भी हो, तो उस पर एक काला काला रंग का परत चढ़ने लगता है, जिसे ही संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बहुत बार मैंने करवाया है, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है? CaOCl2 होता है व्यंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। एक विलेन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है। तो सबसे पहले आप ये जाने कि लाल को नीला कौन करता है, तो बोलिएगा सर क्षार जो है ना वो लाल को नीला कर देता है। अब आप ये बताइए कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो सर 7 से ज्यादा होता है। तो 7 से ज्यादा कौन दिख रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, मार दीजिए। अगला सवाल है 20 नंबर, अपच उपचार में निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच के उपचार में दोस्तों एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपच में क्या होता है कि एसिडिटी हो जाता है, ज़्यादा यहाँ पर हम लोग का खट्टापन उत्पन्न हो जाता है, और जिसको कम करने के लिए हमें क्षारीय पदार्थ यानी कि एंटासिड खाना पड़ता है वहाँ पर, जिसमें इनो खा सकते हो आप, डाइजिन ले सकते हो। निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? तो अधिक अम्लीय कौन है जिसका मान सबसे कम, तो पीएच किसका सबसे कम है? 2 है यहाँ पर, तो ये आपका अधिक अम्लीय हो जाएगा। ये नहीं कि आप देखिएगा अरे इसका पीएच सबसे ज़्यादा इसको अम्लीय बनाते हैं, नहीं, जो इसका पीएच अधिक होता है वो क्षारीय हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि क्षारीय है, क्योंकि आज 6 है, 6 में भी अम्ल है, लेकिन ये क्या प्रबल अम्ल नहीं है। जो 2 है ये ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा कम है। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन में दोस्तों, लेकिन मुझे लग रहा है इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, जस्तीकरण बोलता है, और उसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलता है, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। विद्युत अपघटन तो होगा नहीं। ठीक है, संचारण पानी चढ़ाना या क्या है पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर जस्तीकरण कहते हैं। जब भी जिंक का लेप किया जाता है तो उसको जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं जो भी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? धातु का नाम बोला है तो पारा को टिक कीजिएगा, अधातु का नाम बोलेगा तो ब्रोमीन को टिक कीजिएगा, धातु बोला है तो पारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, बायोगैस मुख्यतः होती है। बायोगैस मतलब ही दोस्तों मीथेन गैस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी सवाल पूछता है कि बायोगैस में प्रमुख मात्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर CH4 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप लोग जानते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये आप लोग का इथीन है। इसको कीजिएगा तो ऐसा ऐसा इसका फिगर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, इधर सब हाइड्रोजन लग जाएगा और ये आपका इथीन का फिगर बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, डबल बॉन्ड लगा मतलब असंतृप्त, सिंगल बॉन्ड होता तो संतृप्त यहाँ पर होता। निम्न में से किस तत्व का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल मतलब जानते हैं आप लोग, जी दोस्तों, जो आप लोग मोहल्ले में लाइटें लगा होती है उसके ऊपर एक प्लेट होता है, आप लोग देखे होंगे, जो सूरज की रोशनी से वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वो उसमें प्लेट में क्या लगा होता है? तो दोस्तों उसमें सिलिकॉन लगा होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है। काफी बढ़िया और आसान सा सवाल है। जाइलम दोस्तों जल का वहन के लिए उत्तरदायी है।
और अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम किसका करता है, भोजन का वहन करता है, लेकिन जाइलम पूछा है तो जल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आप लोग सभी जानते हैं यार, मैंने बहुत बार बताया, स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, जल, ये सारा चीज चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा, जल और CO2 भी हो जाएगा, और क्लोरोफिल भी तो चाहिए ही हरे पत्ते में जो होता है। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीजें आवश्यक है इनमें से जो ऑप्शन में है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, काफी बार पूछा गया सवाल, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। और निम्न में से किस में लंबी क्षुद्रांत होती है, तो याद रखिए जो शाकाहारी भोजन खाते हैं, ठीक है, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जैसे गाय बकरी ये सब चीज हो गया, इनका क्षुद्रांत सबसे बड़ी होती है, यानी कि शाकाहारी का क्षुद्रांत सबसे बड़ा होता है। और मानव में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, तो भोजन का अधिकांश पाचन दोस्तों जो पूर्ण होता है वो आप लोगों का हो जाता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो भी हो। सी नंबर सही हो जाएगा। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, भैया बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो यहाँ दोस्तों बहुखंडन विधि द्वारा इसका जनन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 34 नंबर पूछा है कि यीस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। तो आप लोगों को पता है कि ईस्ट में दोस्तों मुकुल उभर कर आते हैं और उसी के द्वारा उसका नई संतति में जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मुकुलन सही हो जाएगा। और अगला सवाल हम लोग का है क्या कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु। तो इसका सही उत्तर दोस्तों चीन के विद्यार्थी से हो जाएगा, ठीक। हम लोग का मेल मिलाप उससे ज़्यादा है, अपना चेहरा मिलता है। पौधों में जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन कौन करता है, अभी मैंने बताया जाइलम करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है निम्न में से कौन अवायवीय श्वसन में उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए अवायवीय श्वसन में जल भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है और ATP भी उत्पन्न होता है, बट C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल आप लोग उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, जिसको हम लोग श्वास के तौर पर लेते हैं, जी हाँ, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और परागकोश में होते हैं, तो दोस्तों परागकोश में क्या हो जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है, बिल्कुल आसान सा परागकण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये दोस्तों मैंने आप लोग मॉडल पेपर में बताया था। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है, कमेंट में सभी लोग इसका उत्तर देंगे कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। मैक्सिमम विद्यार्थी देखते हैं किसको किसको याद है, सभी लोग कमेंट करेंगे और सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों, इससे भी आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। देखिए क्वेश्चन जहां से भी मिले, जो आप लोग पैटर्न पर है उसको जरूर पढ़ लीजिए, जो आप लोग सिलेबस में उसको जरूर पढ़ लीजिए। और मैं दोस्तों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा हर एक वीडियो पाने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।